हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका बीएड सेकेंड ईयर कानपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए पेपर 3 है, एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ओवरव्यू आपको दूंगी इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का। एजुकेशनल लीडरशिप यानी कि शैक्षिक नेतृत्व एंड प्रबंधन और प्रबंधक। ठीक है, तो नेतृत्व का मतलब होता है एक नेता वाला गुण। नेता का मतलब ये पॉलिटिक्स राजनेता वाला गुण नहीं। ठीक है, जो पॉलिटिक्स होते हैं वो राजनेता कहलाते हैं। लीडरशिप का मतलब होता है जैसे ग्रुप में एक लीड रोल परफॉर्म करना। ठीक है, तो लीडरशिप का मतलब ये हो जाता है कि जो नेता हो हमारा, वो बहुत सारे उसके पास विशेषताएं हों कि वो अपने ग्रुप का ध्यान रखे। ठीक है, उनको एक साथ लेकर चले, सबके खाने पीने का ध्यान रखे। ठीक है, हर एक चीज़ को सुलझा कर चलना। ठीक है, नेतृत्व होता है, लीडरशिप होता है। मैनेजमेंट जो इन सब चीज़ों को एक तरीके से मैनेज करके चलता है। ठीक है, तो वो होता है प्रबंधन। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। थोड़े थोड़े आप एमसीक्यूज देख के चले जाएंगे तो भी आपके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो जाने वाला है। ठीक है, बट आप वीडियो को बिना स्किप के स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन है नेतृत्व का, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है लीडरशिप यानी कि नेतृत्व का। तो नेतृत्व है क्या? अंग्रेजी के किस शब्द का ये हिंदी रूपांतरण है? तो नेतृत्व अंग्रेजी शब्द के लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण है, जिसका मतलब होता है आगे आगे चलना। प्रश्न 2 है, नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा इसमें देखो, नेतृत्व की डेफिनेशन कई सारे लोगों ने दी है। आप जब बुक ओपन करके देखेंगे तो इसमें ये डेफिनेशन ज़रूर याद कर लेंगे कि किस डेफिनेशन को किसने दिया है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये डेफिनेशन पूछ ले जाता है कभी कभी कि किसने दिया है, तो ध्यान देना इसको ज़रा। चेस्टर बनार्ड ने दिया है। थर्ड है, नेतृत्व के कार्य क्या क्या हैं? अब नेतृत्व के बहुत सारे ही कार्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इन सबको मेंशन कर दिया है। यहाँ पर 6-7 कार्य हैं, इसको नोट कर लेना है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखना कि क्वेश्चन आपका इस तरीके से नहीं आएगा जैसे मैंने 7 दे दिए हैं, वहाँ पर 4 ऑप्शन ही रहेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा पूछ लेगा इनमें से नेतृत्व के कार्य क्या नहीं हैं। ठीक है, या फिर क्या कार्य हैं, तो कोई 3 दे देगा और नीचे लिख देगा उपरोक्त सभी, या कोई 2 लिख देगा ए और बी दोनों, या दोनों ही नहीं। ठीक है, कैसे भी ऑप्शन आपका पुटअप हो सकता है। तो नेतृत्व यानी जो लीडरशिप होती है उसके कार्य क्या होते हैं? पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था करना। ग्रुप का बंदा है, कोई काम कर रहा है, उसका लीडर उसको रिवार्ड भी दे सकता है अच्छा काम करने के लिए, मतलब अच्छा काम करने के लिए उसको अवार्ड भी दे सकता है, और ख़राब काम करता है या कोई गलती करता है तो उसके लिए उसको पनिश भी दे सकता है। ठीक है, तो पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था करने का कार्य किसका होता है? नेतृत्व का होता है। प्रेरणा प्रदान करना। देखो होता क्या है, एक अच्छे नेतृत्व, एक अच्छे नेता का गुण यही होता है कि जब कभी भी आप डिमोटिवेट हो जाएं, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप किसी भी काम को करने में आप इंटरेस्टेड नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, दिलचस्पी आपकी ख़त्म हो रही है, तब आपको वो मोटिवेट करे और आप उस काम को फिर से सतर्कता से करने लग जाएं, तो ये एक अच्छे नेता की क्वालिटी मानी जाती है, यानी कि प्रेरणा प्रदान करना। नियंत्रण करना, अपने ग्रुप के लोगों को कंट्रोल में रखना। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि उन पर प्रेशराइज करना, उनको स्ट्रेस में रखना नहीं। कंट्रोल में रखने का मतलब है कि ज़्यादा इधर उधर ना होने देना उन्हें, जिससे कोई प्रॉब्लम आ जाए। उद्देश्य निर्धारण करना, ग्रुप में हर एक के लिए एक लक्ष्य बना देना चाहिए ताकि हर एक इंसान अपने अपने कार्य को अच्छे से कर सके, तो ये भी एक अच्छे नेता के गुण होते हैं। प्रतिनिधित्व करना, यानी सबसे आगे आगे वो खुद को ही दिखाता है हर एक जगह। ठीक है, उसके बाद वो पीछे पीछे सबको, मतलब कोई भी काम करना हो तो कहते हैं ना कि पहले खुद करके देख लो फिर दूसरों से करवाओ, वही वाली बात है प्रतिनिधित्व करना। समन्वय करना, संगठन करना, नीति निर्धारण करना, तो ये सभी कार्य होते हैं नेतृत्व के। याद हो गया होगा आपको। इसमें से आपको क्वेश्चन ऐसे बन सकता है जैसे ये 3 दिए हो और नीचे चौथा ऑप्शन हो उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इस तरीके से आपके बन सकते हैं क्वेश्चंस, या पूछ ले कि कौन से नहीं हैं। ठीक है,
फॉलेट महोदय ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो फॉलेट महोदय ने नेतृत्व के 3 प्रकार बताए हैं, व्यक्ति जनित नेतृत्व, पद जनित नेतृत्व और कार्य जनित नेतृत्व। मुख्यतः नेतृत्व को कितने भागों में बांटा गया है? तो नेतृत्व को 2 भागों में बांटा गया है, एक है प्रजातांत्रिक, दूसरा है राजतांत्रिक। प्रजातांत्रिक जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक जैसे अपने यहाँ का सरकार है, ठीक है, जिसमें पब्लिक वोट देती है और सरकार चुनती है अपने मन के मुताबिक, ठीक है। तो प्रजातांत्रिक जिसमें प्रजा का राज होता है, ठीक है, कोई वो अपने हिसाब से कोई एक राजा चुन देती है जो सबका ख्याल रखता है, ठीक है। और राजतांत्रिक क्या होता है? यहाँ तानाशाही होती है, राजा जो होता है वो प्रजा पर अपने ही सब चीज़ों को थोपता रहता है। नेतृत्व के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो ये कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें आपको पढ़ लेना है। अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत, ठीक है। नेतृत्व के सिद्धांत, अयोग्यता में योग्यता नाम से ही क्लियर है, यानी कि अनएबिलिटी से एबिलिटी की ओर ले जाना। संयोग का सिद्धांत, विलक्षणता का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, समूह प्रक्रिया का सिद्धांत, ये 5 सिद्धांत हैं नेतृत्व के। सफल नेतृत्व के कितने तत्व होते हैं? तो सफल नेतृत्व के 4 तत्व होते हैं। एक तो उसका नेता होता है, दूसरा उसके फॉलोअर्स यानी उसके अनुयायी होते हैं जो उसको फॉलो करते हैं, तीसरा उनका एक संगठन होता है, चौथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियाँ क्या हैं ये होती हैं। प्रश्न 8 है, किस प्रकार के नेतृत्व में निर्णय सर्वसम्मति के लिए जाते हैं? तो सर्वसम्मति, सबका साथ लेकर चलना प्रजातांत्रिक नेतृत्व का काम होता है। किस प्रकार के नेतृत्व में सत्ता एक ही हाथ में रहती है? तो वो होता है राजतांत्रिक। तो अभी तक आपको यहाँ पर समझ आ गया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत से आपकी वीडियो बनती है और आपका एक भी लाइक कमेंट नहीं आता है, ठीक है। सो प्लीज़ डियर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। प्रश्न 10 है, नेतृत्व में विद्यालय का मुख्य नेता कौन है? तो नेतृत्व में विद्यालय का मुख्य नेता कौन होता है? आप खुद ही समझते हैं, प्रधानाचार्य होता है यानी प्रधानाध्यापक होता है। वह माध्यम जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समूह को संदेश संप्रेषित कर सकता है, विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है, व्यक्तियों के प्रश्नों के उत्तर दे देता है, क्या कहलाता है? संप्रेषण या संचार, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन में होता है क्या, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, किसी भी माध्यम से ये हो सकता है। जब भी कम्युनिकेशन करना होता है तो एक यहाँ पर सेंडर होता है, ठीक है, एक यहाँ पर मीडियम होता है और एक यहाँ पर रिसीवर होता है, ठीक है। तो सेंडर हो गया जो भेज रहा है, मीडियम यानी वो माध्यम हो गया जिसके द्वारा भेजा जा रहा है, और रिसीवर जो प्राप्त कर रहा है। जैसे हम चैट करते हैं तो हमने व्हाट्सअप, तो ये व्हाट्सअप क्या हो गया? मीडियम हो गया। यहाँ से मैंने कुछ लिख कर भेजा, यहाँ पर आपने कुछ रिसीव किया, ठीक है। तो ये हैं कुल तत्व किसके? संप्रेषण में, ठीक है। संप्रेषण में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सम्मतियों तथा भावनाओं का विनिमय होता है। यह कथन किसने कहा? एंडरसन ने, एजी मेयर ने, न्यूमैन एंड समर ने, EF एल्ब्रिच ने। तो यह कथन कहा है न्यूमैन एंड समर ने, याद रखना, ठीक है। ये डेफिनेशन है संप्रेषण की, याद कर लेना कि किसने कौन सा कथन कहा है। इन सभी ने अपनी अपनी एक थ्योरी दी है, यानी अपनी अपनी एक डेफिनेशन दी है, तो इसको पढ़ लेना ज़रा। संप्रेषण प्रक्रिया के इनमें से कौन कौन से घटक हैं? तो घटक, कंपोनेंट संप्रेषण के कौन कौन से होते हैं मैंने बता दिया कि एक तो संप्रेषक होता है जो भेजता है, संदेश प्राप्त करता है जो रिसीवर होता है। संप्रेषण के लक्ष्य क्या हैं, क्या हम भेजना चाहते हैं, ठीक है। संदेश श्रृंखलाएं क्या हैं, सीरीज क्या है इसकी, विषय वस्तु क्या है संदेश का, किस माध्यम से भेज रहे हैं, यह सभी क्या हैं? यह सभी आपके संप्रेषण प्रक्रिया के घटक होते हैं, ठीक है। संप्रेषण के कुल कितने अक्षर होते हैं? यहाँ पर अक्षर नहीं लिखना, यहाँ लिखना है कुल कितने प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो लिखित कर सकते हैं और एक मौखिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सही कर लेना। कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण में कौन से घटक सम्मिलित होते हैं? तो कक्षा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो संप्रेषण में कुल 3 घटक सम्मिलित होते हैं। एक तो पाठ्य वस्तु है, दूसरा शिक्षण विधि है और तीसरा शिक्षण सहायक सामग्री है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना और लिखना किस प्रकार के संप्रेषण की क्रियाएं हैं? ठीक है, लिखित, मौखिक, तार्किक या इनमें से कोई नहीं? तो पढ़ना
और लिखना किस प्रकार की हैं, ये लिखित हैं। ठीक है, जबकि बोलना और सुनना कैसी हैं, मौखिक हैं। ठीक है, देखो बोलते हैं हम या कोई सुन रहा है तो इसमें ना पेन की ज़रूरत पड़ रही है ना किसी चीज़ की कॉपी की, है ना, तो ये क्या हो गया, मौखिक हो गया। लेकिन लिखने पढ़ने में हमको क्या होता है, लिखित की ज़रूरत पड़ती है, पेन की ज़रूरत पड़ती है, कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन लिखित। प्रश्न 16 है, विद्यालय के प्रधानाचार्य और अध्यापकों के मध्य होने वाला संप्रेषण कहलाता है। चलो यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा और मैं, संप्रेषण के कुल कितने आकार होते हैं। ठीक है, ये है आपका, अक्षर नहीं है, ये आकार है। तो 3 हैं कुल यहाँ पर, सॉरी 3 नहीं है, 4 हैं। ठीक है, 4 हैं। कौन कौन से हैं, एक तो ये कक्ष के अंतर्गत संप्रेषण होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है, नोट कर लेना, ये चारों। ठीक है, यही चारों हैं संप्रेषण के आकार या संप्रेषण के प्रकार, ये 4 प्रकार के संप्रेषण होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था संप्रेषण कितने प्रकार का हो सकता है, तो संप्रेषण कुल 4 प्रकार का हो सकता है। एक विद्यालय स्तरीय, कक्षा के अंतर्गत, प्रबंधन स्तरीय, प्रशासनिक स्तरीय। अब पहले यहीं पर ही इन चारों को समझ लो। विद्यालय स्तरीय, जिसमें विद्यालय स्तरीय का मतलब हो गया कि किसका, बच्चों का और शिक्षक का जब कम्युनिकेशन हो। कक्षा के अंतर्गत, ठीक है, बच्चों का, शिक्षक का। प्रबंधन यानी कि जो प्रबंधक होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट जो देखते हैं हमारे ऑफिस में, सेल्स में जो बैठे हैं, एडमिशन वगैरह लेते हैं, ठीक है, उनका और प्रधानाचार्य का जब कोई वार्तालाप होता है तो वो कहलाता है प्रबंध स्तरीय संप्रेषण। प्रशासनिक, जब किसी शिक्षा अधिकारी का कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह के साथ मीटिंग होती है तो प्रशासनिक स्तरीय संप्रेषण कहलाती है। तो किसी भी विद्यालय में इस तरीके के 4 प्रकार के संप्रेषण होते हैं। तो विद्यालय के प्रधानाचार्य और अध्यापकों के मध्य होने वाला संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, प्रधानाचार्य और अध्यापकों के मध्य, तो ये कैसा हुआ, विद्यालय स्तरीय संप्रेषण हुआ। ठीक है, जब प्रधानाचार्य और अध्यापक के मध्य तो विद्यालय स्तर, और अध्यापक और बच्चों के मध्य तो कक्षा के अंतर्गत, और प्रधानाचार्य और प्रबंधक के मध्य तो प्रबंधन स्तरीय, प्रधानाचार्य और शिक्षा अधिकारियों के मध्य तो प्रशासनिक स्तरीय। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रधानाचार्य और अध्यापक का पूछा तो विद्यालय स्तरीय संप्रेषण होगा। प्रधानाचार्य एवं शिक्षा अधिकारियों के मध्य किस प्रकार का संप्रेषण होता है, तो बता दिया, शिक्षा अधिकारी होंगे तो प्रशासनिक स्तरीय संप्रेषण होगा। राइट ऑप्शन इसका 3rd होगा। इनमें से कौन सी संप्रेषण की विधियां और उपकरण हैं, उपरोक्त सभी ही हैं संप्रेषण की विधियां। ठीक है, आंतरिक माध्यम प्रणाली, श्रव्य दृश्य कैमरा प्रणाली, दूरदर्शन एवं रेडियो माध्यम, ये सभी हैं जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो संप्रेषण की ये सभी विधियां हैं। अनुदेशन में 2 प्रकार का संप्रेषण होता है, एक तो मौखिक संप्रेषण, दूसरा लिखित संप्रेषण। कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण की प्रक्रियाओं में होता है, तो कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण में 4 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, यानी कि पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये सभी 4 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण में। नेक्स्ट है, संप्रेषण किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो द्विमार्गी प्रक्रिया है। जैसे यहाँ से हमने आपको कुछ भेजा तो आप हमें भी कुछ सेंड कर सकते हैं, तो संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया होती है। संप्रेषण की निम्नलिखित विधियां और उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, तो ये मैंने आपको एक दे दिया है नोट्स, क्योंकि बहुत सारी विधियां हैं कम्युनिकेट करने की, जैसे मौखिक और लिखित विधि, हम बोल कर भी लिख कर भी एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, ईमेल भेज देते हैं, मोबाइल या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, कंप्यूटर से, बहुआयाम आयाम से, विद्यालय में कंप्यूटर प्रणाली के द्वारा, ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा, बंद परिपथ प्रदर्शन द्वारा, आंतरिक कंप्यूटर प्रणाली द्वारा, चलचित्र द्वारा, विस्तारक भाषा द्वारा, प्रयोगशाला और इंटरनेट द्वारा। तो ये सभी नाम याद रखने हैं आपको। ये क्या हैं, ये संप्रेषण की विधियां हैं और उपकरण हैं जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रश्न 23, शिक्षण संप्रेषण की समस्याएं निम्न में से कौन सी हैं, धन का अभाव, भाषा संबंधी कठिनाई, सैद्धांतिक बाधा, उपरोक्त सभी। तो आपको क्या लग रहा है, तो राइट ऑप्शन यस सी होगा, डी होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम तब आती है जब धन का अभाव है, पैसे नहीं है, ठीक है, तो रिचार्ज नहीं हो पाएगा तो बात नहीं कर पाओगे। भाषा संबंधी कठिनाई है, अगर आपको बोलना ही नहीं आ रहा है तो आप कम्युनिकेट कैसे कर पाओगे। सैद्धांतिक बाधा, आपके प्रिंसिपल आपको मना करते हैं बात करने से, तो भी यहाँ पर आप संप्रेषण की समस्याओं में उलझ जाते हैं।
संप्रेषण की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो संप्रेषण एक तरीके की मानवीय प्रक्रिया होती है, अंतः प्रक्रिया होती है। जो अनुभव लोग होते हैं वो भागीदारी करते हैं इसमें। तो इस तरह से उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो संप्रेषण की विशेषताओं में याद रखना मानवीय प्रक्रिया है, अंतः प्रक्रिया है, अनुभव लोग भागीदारी करते हैं। तो ये सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए कौन सी सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको याद हो कि अगर हम बोर्ड पर उसको दिखाकर, ऐसे भी नॉर्मली अगर हम कोई भी चीज़ हो आपको दिखाकर उसके बारे में उसको समझाया जा रहा है तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। इसलिए दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती है वो बहुत ही प्रभावशाली तरीका होता है अधिगम को बनाने का। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई हो। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट करना कि कैसी लगी वीडियो और आपके कितने क्वेश्चन आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं, आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।